हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग करने वाले संसाधन और विकास क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट जियोग्राफी का। और ये चैप्टर हम अंडर 5 मिनट्स करने वाले हैं। मैं पहले बता दूं तो सबसे पहले आओ पढ़ते हैं कि संसाधन होते क्या हैं। तो संसाधन वो होते हैं जिन्हें हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्कूटर, अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं स्कूटर का यूज़ कर रहा हूँ, तो वो स्कूटर मेरे लिए एक संसाधन है। खाना बनाना है तो बर्तन का यूज़ कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए एक संसाधन है। तो आज हम लोग इसी का रैपिड रिवीजन कर रहे हैं। तो चलो अभी हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इसका फटाक से रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि संसाधन आगे है क्या। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसके लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, तो ये हमारे लिए संसाधन होते हैं। जैसे स्कूटर, उसको मैं अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो एक संसाधन है। अब हम लोग पढ़ने जाने कि संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। सबसे पहले संसाधनों को दो में बांटा गया है, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक में नवीकरणीय, अनवीकरणीय। नवीकरणीय वो संसाधन होते हैं जो खत्म नहीं होंगे, या अगर खत्म भी होंगे तो वो दोबारा से जल्दी से आ सकते हैं, जैसे जल, पवन। पर अनवीकरणीय वो होते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं हो सकते, या होंगे तो बहुत टाइम लगेगा, जैसे धातु, लोहा। ये पुनः चक्रीय होने में इन्हें बहुत ज़्यादा समय लगता है। और मानवीय, ये जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं संरचनाएं, संस्थाएं और मात्रा व गुणवत्ता, जैसे मापने के तरीके, जैसे पानी को हम लीटर में नापते हैं, तो ये एक मानवीय संसाधन है। यही सब। तो इस प्रकार हमारे संसाधनों को बांटा गया है। फिर उत्पत्ति के आधार पर हमारे संसाधनों को दो प्रकार में बांटा गया है, जैविक और अजैविक। जो जैव मतलब जिंदा और अजैव मतलब जिसमें जीवन नहीं है। उसके बाद नवीकरणीय और अनवीकरणीय, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। और अब उसके बाद फिर स्वामित्व के आधार पर तीन में बांटा गया, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। व्यक्तिगत जो हमारा है, जैसे घर, तो वो व्यक्तिगत है क्योंकि उसमें हम रहते हैं। समुदाय मतलब पार्क हो गया, तो वो पूरा समुदाय इस्तेमाल कर रहा है, तो वो सामुदायिक हो गया। राष्ट्रीय, जो पूरे राष्ट्र की होती है चीज़ें, जैसे सड़क हो गया, ये सब राष्ट्रीय है क्योंकि ये पूरे राष्ट्र इसका इस्तेमाल कर रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय, जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय, जैसे विश्व बाजार वगैरह हो गए, तो ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय का संसाधन है, जिससे कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय अपने काम को करते हैं। तो इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण हुआ है। अब आते हैं कि सतत पोषणीय विकास क्या है। तो आर्थिक विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखकर संसाधनों का उपयोग किया जाता है। मतलब हम जिसमें अपना यूज़ तो करते करते हैं, पर आने वाली जो पीढ़ियाँ उनका भी यूज़, उनके लिए भी हम बचाते हैं चीज़ों को। जैसे कोयला हो गया, तो ये हमें पता नहीं है कि ये कब ख़त्म हो जाए, इसीलिए हमें इनको आगे के लिए भी बचाना होता है। और इसी बचाने के तरीकों को हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। और इस पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और फिर उसके बाद ये है कि ये सतत पोषणीय विकास हुआ कहाँ था। तो ये 1992 में ब्राज़ील नामक एक शहर था, ब्राज़ील में एक शहर था रियो डी जेनेरो, वहाँ पर ये सतत पोषणीय विकास एजेंडा 21 के नाम से हुआ था। तो ये भी पेपर में बहुत आता है। और उसके बाद फिर हमारे पास अगली चीज़ आ जाती है कि संसाधन नियोजन क्या होता है। तो संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग को संसाधन नियोजन कहते हैं। जैसे कि अगर आप लोग संसाधनों को बचाते हैं, जैसे आजकल संसाधन अमीर और गरीब हो गए हैं। जैसे अमीरों के पास संसाधन बहुत ज़्यादा होते हैं और गरीबों के पास तो संसाधन होते ही नहीं है एक तरह से। तो ये संसाधनों का असमान वितरण है। तो इस असमान वितरण को हमें रोकना होगा और अच्छे से संसाधन का नियोजन करना होगा। तो ये भी पेपर में बहुत बार आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि संसाधनों का नियोजन कैसे होता है, या संसाधन नियोजन हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए, या फिर कि संसाधन को हम कैसे बचा सकते हैं वो लिखना है। तो संसाधनों का नियोजित और विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग कर सकते हैं हम, और आने वाली पीढ़ियों को देखते हुए संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे पानी है, वो भी खत्म होता जा रहा है, तो हमें उसके लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो बचाना होगा। और जैसे तेल है, तेल भी अभी खत्म होता जा रहा है, हमारा जो कच्चा तेल है, तो ये सब भी हमें संसाधन का संरक्षण करना होगा और लोगों को जागरूक करना होगा। फिर आता है भू उपयोग, कि भूमि का उपयोग कैसे हो रहा है। तो भू उपयोग जो है, हमारे यहाँ पर भूमि 5 प्रकार में बांट दी गई है। वन, कृषि के लिए भूमि की उपयोगिता, प्रतिभूमि। और प्रतिभूमि के 2 प्रकार होते हैं, वर्तमान प्रति और पुरातन प्रति। पुरातन प्रति जिसमें 1 से 5 वर्ष में खेती ना की गई हो, और वर्तमान प्रति जहाँ पर खेती 1 साल से नहीं की गई हो, 1 कृषि वर्ष से भूमि नहीं की गई हो। और फिर शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। तो शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आता है। तो ये सारे हमें भूमि का वर्गीकरण ऐसे किया गया है। उसके बाद आते हैं हमारे मृदा के प्रकार। तो हमारे भारत में काफ़ी सारी प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, और ये सब मृदाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। पर पेपर में सिर्फ 3 मृदाएं आती है, जलोढ़ मृदा, मलस्तरीय मृदा और काली मृदा। तो आज हम लोग सबसे पहले जलोढ़ मृदा, वो 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगर। तो ये 2 प्रकार की, खादर को हम बांगर को हम पुरानी जलोढ़ भी कहते हैं और खादर को नई जलोढ़।
पुरानी पुरानी जलोढ़ में जो हमारे कंकड़ों की मात्रा वो कम होती है। फिर काली मृदा होती है, इसमें कपास बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, इसीलिए इसे कपास मृदा भी कहते हैं। फिर आती है हमारी मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा गर्म क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे राजस्थान वगैरह में, जहाँ पर गर्मी अधिक होती है, उच्च तापमान वाली जगहों पे। तो ये 3 हमारी जो मिट्टी है, उसके बाद ये मैप है, ये मैप आपको भरने के लिए आ सकता है, तो ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। और 3 मृदाएँ करनी है, जलोढ़ मृदा, काली मृदा और मरुस्थलीय मृदा। सिर्फ यही 3 मृदाएँ जो पेपर में आएगी और बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जो भू अपरदन है या भूमि मृदा अपरदन है वो क्या होता है। तो मृदा अपरदन होता है कि जो हमारी जो संसाधन है या मृदा है, उसको कटाव व बहाव की प्रक्रिया को हम मृदा अपरदन कहते हैं। तो ये हमारी मृदा अपरदन है और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है।